हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज के वीडियो लेक्चर का ये अपना टॉपिक है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का मोशन कैसा होता है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है, या कभी कभी अगर उसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर होता है तो उसका मोशन हेलिकल भी हो सकता है, स्प्रिंग जैसा उसका मोशन हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है वो हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके थे। आज हमको पढ़ना है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में अप्लाई होंगे तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो इसमें अपने को दो टॉपिक स्टडी करने हैं स्टूडेंट्स। एक टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर और दूसरा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन अपने स्टेट बोर्ड में कोविड की सिचुएशन की वजह से कैंसिल किया गया है, लेकिन हम स्टडी करेंगे उसको। साइक्लोट्रॉन का प्रॉब्लम किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, गुजकेट में आ सकता है, JEE नीट में पूछा जा सकता है। हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे। वी विल नॉट निग्लेक्ट एनीथिंग. So we are going to study cyclotron also, and we will study velocity selector. Let us start. Now students, before I start with velocity selector, नाम से समझ सकते हो आप velocity selector का मीनिंग क्या होता है। सिलेक्ट करना, कोई एक चीज़ को बाहर निकालना। कोई अगर बीम है, बीम, यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ बीम ऑफ पार्टिकल। लाइट का बीम है, बहुत सारे पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं एक लाइन में। सो दिस इज अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ऑल द पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज। देखो, ये पार्टिकल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ही नहीं, बहुत छोटे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अल्ट्रा नैनो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसी माइक्रोस्कोप में देखना मुश्किल है। दूसरी बात, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप इनकी वेलोसिटी को कैसे मेजर करोगे। अब आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल अलग निकालना है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ पार्टिकल्स। इतने सारे पार्टिकल्स में आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल अलग निकालना है, या जितने भी पार्टिकल्स का वेलोसिटी हम चाहिए उतना होगा वो सारे अलग निकालने। कैसे निकालोगे? तो हम ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला कंसेप्ट उसके लिए अप्लाई करेंगे। अब ये कैसे वर्क करता है उसको हम स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बेसिक बातें याद कर लेते हैं। आपको पता है वेक्टर्स I, J, K, यूनिट वेक्टर्स जो है ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, अगर ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम I कैप डिनोट करते हैं। अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस विल बी डिनोटेड एज J कैप, एंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस विल बी डिनोटेड एज K कैप। सो दिस आर द थ्री वेक्टर्स। अब अगर हम इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो I क्रॉस J अगर हम करते हैं, I और J का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमको K मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होता है वो हमेशा गिवन टू वेक्टर्स के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। तो I क्रॉस J K होता है। J क्रॉस K अगर हम करेंगे तो हमको I मिलेगा, एंड K क्रॉस I करेंगे तो J मिलेगा। ये एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो करता है। I, J, K एक साइकिल बन जाता है। I एंड J को मल्टीप्लाई करो तो आपको K मिलेगा, J K मल्टीप्लाई करो तो आपको I मिलेगा, K I मल्टीप्लाई करो तो J मिलेगा। फिर से बोल दूं मैं, I क्रॉस J विल गिव यू K, J क्रॉस K विल गिव यू I, K क्रॉस I विल गिव यू J. So that is how it works. Now if I reverse the direction, I cross J, if I write as J cross I, then the sign will change, we get minus K. Similarly, K cross J will give minus I, and you have I cross K will give minus J. So students,
that was some basic information about the cross product of vectors. After that, another basic thing that you need to understand, you need to remember, we studied about लॉरेंस फोर्स. आपको लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला तो याद होगा, याद करो. इट इज बेसिकली फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो लॉरेंस फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला Fe plus Fb. Force is a vector quantity, so I will put the vector notation. Therefore, the total force acting on a charged particle will be given by Fe is actually Q multiplied by E plus Fb, that is magnetic force, is given by Q into V cross B. V is the velocity of the particle, B is the magnetic field. If I take out Q common, then we have Q multiplied by E plus V cross B. Now students, let us assume that E, V and B, all three are perpendicular to each other. Suppose the particle is moving along x-axis. That means now velocity is along the x-axis. Then we have electric field along y-axis. इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस पर है. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है. अब देखो, अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर है तो हम वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी आई कैप. ये v जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है. इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के डायरेक्शन में है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अब ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय j कैप. अब मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के डायरेक्शन में है, सो वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय k कैप. नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल? Electrical force is given by Q multiplied by E, but E is equal to E into J cap, so I can write Q E J cap. Magnetic force acting on the particle will be given as Q multiplied by V cross B. That means Q V cross B का फॉर्मूला होता है, देखो याद करो, A cross B का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. कोई भी एक वेक्टर होना चाहिए. तो ये हो जाएगा अपना वी बी साइन. वी और बी के बीच में एंगल कितना है? वी एक्स एक्सिस पर है, बी जेड एक्सिस पर है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्रीज. सो आई कैन राइट साइन 90 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई वी इज एक्चुअली along I axis, तो I cap cross B is along Z axis, so I can write K cap. Actually इसको मैं थोड़ा सा बीच का एक स्टेप लिख दूँ तो ऐसे होगा Q multiplied by V I cap cross B J cap. V की वैल्यू V I cap, B की वैल्यू B J cap. तो Q V B साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो. अब अगर मैं साइन थीटा नहीं भी लिखता हूँ तो चलेगा, हम सीधे सीधे इसे लिख सकते हैं Q V B इंटू I क्रॉस J. I क्रॉस K हो जाएगा, सॉरी, B इज अलॉन्ग Z एक्सिस, सो I क्रॉस K. नाउ वंस अगेन आई रिमाइंड यू द ऑर्डर I क्रॉस J अगर आप करते हो तो K मिलता है, J क्रॉस K करते हो तो I मिलता है, K क्रॉस I करोगे तो J मिलेगा. सब के सब यूनिट वेक्टर्स है. तो हमारे पास इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है? हमारे पास I क्रॉस K है. K क्रॉस I का उल्टा, ऑपोजिट. दैट मीन्स नाउ द साइन विल चेंज एंड आई कैन राइट दिस एज माइनस Q V B J कैप. J कैप है यानी ये y एक्सिस के डायरेक्शन में होगा. अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो है Q E J कैप, पॉजिटिव है. यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है
वो इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज माइनस क्यू वी बी जे कैप, नेगेटिव साइन है तो वो नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करता है। सो आवर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एफ बी। So that means electric and magnetic force are acting in opposite directions. This is what happens when electric and magnetic field and the velocity, all three are perpendicular to each other. Now, suppose electric and magnetic forces का magnitude equal है, magnitudes of electric force and magnetic force आर इक्वल। सपोज अगर हम ऐसा कर ले तो क्या होगा? देखो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है लेकिन मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। अभी इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है QE और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है QVB। तो दोनों साइड से Q कैंसल हो जाएगा। सो यू विल हैव E इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय B। सो V इज इक्वल टू E अपॉन B। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के जितनी होती है, उन सारे पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होता है। अब देखो, हम जो है पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी डिवाइस से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो तो आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। तो किसी तरह से अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंट्रोल किया इस तरह से कि पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल हो गया, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो क्या होगा? वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा E अपॉन बी। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होने से क्या होगा? देखो, ये लॉरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें मैं यहां पर लिख दूं, लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E। अगर मैं एक साथ लिख दूं इसको तो ऐसे हो जाएगा QE माइनस QVB इंटू जे कैप, और ये QE जे कैप ऐसे हो जाता है। अब देखो, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हमने मैग्नीट्यूड को इक्वल कंसीडर किया है। यहाँ पर मैंने माइनस Q लिखा है तो आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो, अगर फोर्स जीरो हो गया यानी पार्टिकल जो है उसमें कोई फर्क होने वाला ही नहीं है। वो जिस स्पीड से जा रहा था और जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। सो दैट मीन्स व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग in a given region, it will go undeflected even if magnetic field and electric field are acting on the particle। पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्ट करते हैं, फिर भी पार्टिकल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल होंगे तो, मैं रिपीट करता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल होंगे तो पार्टिकल के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगा, पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। एंड इफ इट इज गोइंग अनडिफ्लेक्टेड इट इज इजी टू आइडेंटिफाई। अब मैंने स्टार्टिंग में जो इश्यू क्रिएट किया था, प्रॉब्लम आपके सामने रखा था कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कंट्रोल करो कि हमको जो पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए उनकी वेलोसिटी E अपॉन बी के रेशियो जितनी हो जाएगी, तो वो सारे पार्टिकल्स जिनका वेलोसिटी E अपॉन बी के जितना हो जाएगा वो सारे पार्टिकल्स जो है अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे और वो सीधे चले जाएंगे, और बाकी के जिनकी वेलोसिटी अलग अलग है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वो कोई पार्टिकल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन जिसकी वेलोसिटी E अपॉन बी जितनी होगी वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे निकल जाएंगे। इस तरह से आपको जिस वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए उसको आप अलग कर सकते हो। तो दैट इज हाउ दिस आइडिया वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेलोसिटी सिलेक्टर। So students, that completes one part of this topic.
velocity selector. Next, we'll go ahead with a very important topic that is called as cyclotron. Students, ये जो concept हमने study किया है, actually it is a part of motion in combined electric and magnetic field. तो हमारे इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन एक्ट करते थे, तब पार्टिकल का मोशन क्या होता है वो हमने स्टडी किया. और ये जो कंसेप्ट है उसका यूज़ जे थॉमसन मेड यूज ऑफ दिस टू फाइंड चार्ज टू मास रेशियो. जे थॉमसन यूज्ड दिस आइडिया टू फाइंड चार्ज टू मास रेशियो. किसने यूज किया था? तो जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के लिए यूज किया था. इसी लॉजिक को हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी यूज करते हैं, जहां पर्टिकुलर पार्टिकल्स जिनका चार्ज टू मास रेशियो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होता है आयंस का, ऐसे पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं. तो ये उसका एक एप्लीकेशन है. हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाते हैं, साइक्लोट्रॉन पे. दिस एंटायर एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट यू कैन कॉपी फ्रॉम द बोर्ड एंड इट इज एज इट इज इन द टेक्स्ट बुक. आई हैव एक्सप्लेन. You may even read the textbook, you should be able to understand. Let us go ahead with the second part of this video, that is cyclotron. So students, let us go ahead with second part of the video, that is cyclotron. Students, cyclotron is a machine which is used to accelerate charged particle. Cyclotron किस लिए यूज होता है? तो to accelerate charged particles. इसको E.O. Lawrence, Ernest Orlando Lawrence and M.S. Livingston, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको इन्वेंट किया था. मिल्टन स्टैनली लिविंगस्टन, इन दोनों ने 1934 में साइक्लोट्रॉन को इन्वेंट किया था. ये लोग एक्चुअली न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे. दे वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द न्यूक्लियस लुक लाइक. इन 1934 दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. सो दे इन्वेंटेड दिस मशीन. इट्स अ बिग मशीन. और ये मशीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलो समझते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो मशीन होता है ना, उसमें दो मेटालिक कंटेनर्स होते हैं. ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है. ये दो मेटल के कंटेनर्स होते हैं. ये उसका साइड व्यू मैंने बनाया है और ये टॉप व्यू है. तो ये एक मेटल कंटेनर है, ये दूसरा मेटल कंटेनर है. इनका शेप जो है डी के जैसा होता है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी होता है उसके जैसा. सो दे आर कॉल्ड एज डीज. DEES. दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D1, दिस इज D2. So a cyclotron looks like two D-shaped containers, semicircular containers. This is a semicircular container, this is another semicircular container. They are placed in a magnetic field. ये मैंने डॉट्स बनाए हैं, आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर से बाहर निकल रहे हैं. सो दे आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ये साइड व्यू में हमको मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से ये जो डी है उसके अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो ये डी के अंदर तो जाता है, ठीक है, इधर भी है, सब जगह है. यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, डी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ ये बाहर वाले रीजन में एक्ट करता है. कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसमें एक्ट करते हैं. दोनों फील्ड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, हम उनको क्रॉस्ड फील्ड्स भी बोलते हैं. क्रॉस्ड, CROSSED. We also call them as crossed fields. So a cyclotron consists of two metallic D-shaped containers. Electric and magnetic fields act on these containers. Actually there are charged particles inside these containers और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी कॉल देम एज क्रॉस्ड फील्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेनर के अंदर एक्ट नहीं करता है. द चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड द कंटेनर इज शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड.
इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर के रीजन में एक्ट करता है, अंदर एक्ट नहीं करता है। दूसरी एक बात, आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, और इसी वजह से पार्टिकल की एनर्जी चेंज नहीं होती है। सो वी हैव स्टडीड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल does not depend upon the energy of the particle moving in a magnetic field. This is the principle of working of a cyclotron. ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए what is the principle of a cyclotron, तो मैं principle of a cyclotron का स्टेटमेंट फिर से रिपीट करता हूँ that the frequency of the revolution of a particle in a magnetic field, charged particle, the frequency of revolution of a charged particle in a magnetic field does not depend upon the energy of the particle. This is the principle of working of a cyclotron. So let us understand how this works. You know that when a charged particle is placed in a magnetic field, it starts moving in a circular motion. तो ये D के अंदर जो है पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, और सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो वो डी से बाहर निकलेगा। मान लो ये एक पार्टिकल यहाँ से शुरू करता है। अब देखो, एक बार जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो D1 से D2 की तरफ होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है D1 से D2 की तरफ। तो पॉजिटिव पार्टिकल अगर हम लेते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पार्टिकल भी हो सकता है, तो पॉजिटिव पार्टिकल का क्या होगा, वो डी के अंदर एंटर होगा। यू नो पॉजिटिव पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पॉइंट पी से अगर मैंने शुरू किया है तो हमारा पॉजिटिव पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ये डी के अंदर एंटर होगा। जैसे ही वो डी में एंटर होता है, क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर है। वो डी में एंटर होते ही वो सर्कुलर मोशन में, इनफैक्ट यहीं से उसका सर्कुलर मोशन शुरू हो जाता है। अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आ गया, सर्कुलर मोशन में आएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, देखो, इसीलिए मैंने इसको एसी ऑसिलेटर के साथ ज्वाइन कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। अब पार्टिकल जैसे ही बाहर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो पार्टिकल अब D2 में से D1 में एंटर हो जाएगा। D1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करता है, यहाँ बाहर के रीजन में पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ गया। इन अदर वर्ड्स पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ गया। जैसे ही वो D1 में एंटर करेगा, क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ गई, एक्सेलरेशन बढ़ गया। लेकिन अब अंदर एंटर होने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करता है। तो अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है, तो पार्टिकल का डायरेक्शन फिर ऐसे चेंज हो जाएगा और वो यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे ही वो D1 में से बाहर निकलेगा, हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कर देंगे हम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ तो फिर पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ गया। ऐसे हर बार पार्टिकल जब डी में से बाहर निकलता है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। डी के अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है, लेकिन डी के बाहर आते ही पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब यहाँ से पार्टिकल ऐसे घूम गया, जैसे ही बाहर आ गया तो हमने फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, दूसरी बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। अब बाहर आते ही फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, पार्टिकल की एनर्जी फिर बढ़ गई, एक्सेलरेशन आ गया, तो अब हाई स्पीड से मूव करेगा। और याद रखो, एनर्जी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो ये रेडियस बड़ा हो गया और पार्टिकल फिर ऐसे घूमकर बाहर आ गया। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। मतलब आप देखो, जितनी बार पार्टिकल बाहर निकलता है उतनी बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है, इसीलिए हमने इसको ऑसिलेटर बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी D1 से D2 की तरफ होता है, कभी D2 से D1 की तरफ होता है।
तो वो किसके साथ हम मैच करते हैं? पार्टिकल के साथ मैच करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वो हम पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू मैच द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी विथ the electric field frequency. So the frequency of electric field, let's denote as A, or maybe let's denote as E, is equal to the frequency of cyclotron of the particle. This condition is known as condition of resonance. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब ऐसे करते करते पार्टिकल की एनर्जी बढ़ने लगती है और पार्टिकल की एनर्जी बढ़ने से उसका रेडियस भी बड़ा हो जाता है। हर बार हम जैसे ही पार्टिकल बाहर निकलता है हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और फाइनली जो है पार्टिकल जो है एक आउटलेट में से बाहर निकल जाता है। हमने इस तरफ एक आउटलेट बना दिया है। तो जैसे ही पार्टिकल का रेडियस ये डी के रेडियस के जितना हो जाता है, पार्टिकल इस आउटलेट से बाहर निकल जाता है, हाई एनर्जी से बाहर निकलता है, एकदम हाई स्पीड से। ऐसा हाई स्पीड से निकलने वाला जो पार्टिकल होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल, दे आर यूज्ड टू बॉम्बार्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। वो किसी एटम के न्यूक्लियस में घुस जाते हैं। आपको पता है कि पार्टिकल्स जो है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो किसी न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है तो रिपल्शन होगा। लेकिन अगर पार्टिकल की एनर्जी बहुत हाई होती है और एकदम हाई वेलोसिटी से आता है तो वो रिपल्सिव फोर्स को तोड़कर, रिपल्सिव फोर्स के बैरियर को तोड़कर वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है। और इस तरह से हम न्यूक्लियस का मास चेंज कर देते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो ये साइक्लोट्रॉन का सबसे बड़ा यूज़ है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो एक रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो टाइम पीरियड ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, उस पार्टिकल का रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है, उसी को हम टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन कहते हैं। यू नो दैट टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। I am writing, this is not V, this is nu, it's a Greek alphabet. So, it is the reciprocal of frequency. And what is the formula for frequency of revolution of a charged particle? Then you know that it is 2 pi m upon qb. Did I write it otherwise? I have written it opposite, sorry. This is qb upon 2 pi m. So time period formula will be 2 pi m upon qb. This is the time period for one complete revolution. तो हाफ रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा? t/2 टाइम लगेगा। तो हर t/2 टाइम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्योंकि हर t/2 टाइम में पार्टिकल का डायरेक्शन भी चेंज होता है। एक बार पार्टिकल d1 से d2 में जाता है, दूसरी बार d2 से d1 में, फिर d1 से d2 में, फिर d2 से d1 में। तो पार्टिकल का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से हम पार्टिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ने से रेडियस चेंज होता है, और रेडियस चेंज होने से जैसे जैसे पार्टिकल का रेडियस बड़ा होता जाता है वो फाइनली डी के रेडियस के जितना हो जाएगा, तब एक आउटलेट से वो बाहर निकल जाता है, हाई एनर्जी से बाहर निकलता है। दैट इज हाउ द साइक्लोट्रॉन वर्क्स। What are the uses of cyclotron? So as I told you, cyclotron is used to bombard particles into nuclei. They are also used to study the structure of elements. They are used to make isotopes, which are useful in medical technology, in cancer research and such type of research. It is used. So cyclotron is a very useful device. Well, we are going to understand some basic formulae of cyclotron related to cyclotron. Let me write down the formula here. One formula I have already written on the board, that is about the frequency and the time period. Students, you know that the radius of a charged particle moving in a magnetic field is given by mv upon qb. So from this I can get velocity. qb अगर इधर आ जाएगा तो qb r upon m is equal to v. मैंने कैपिटल R लिखा है, लेट मी राइट हियर कैपिटल R. दिस इज द रेडियस ऑफ दिस d. तो d का जो रेडियस होता है वो अगर r है तो उसमें
सर्कुलेट रिवॉल्व करने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाता है क्यू बी आर अपॉन एम। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम। तो पार्टिकल का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है क्यू बी आर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो ये एक बात आपको याद रखना है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ आई कैन राइट वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, क्यू बी आर। सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू हाफ एम multiplied by velocity is q b r upon m. So we can write q square b square r square upon m square. एक m कैंसल हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर divided by 2m. That is the formula for kinetic energy of a particle. So remember these two formulae. Momentum is given by the formula QBR. Kinetic energy of the particle is given by q square b square r square by 2m. One more thing, अगर मैं ये 2km को लेफ्ट में ले जाता हूँ, ये थोड़ा एडिशनल फॉर्मूला है लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आ जाएगा। 2m को अगर मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ तो 2km इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। बट व्हाट इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर? दैट इज क्यू बी आर इज एक्चुअली मोमेंटम। क्यू बी आर इज मोमेंटम, सो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इज मोमेंटम स्क्वायर। सो 2km इज इक्वल टू पी स्क्वायर, therefore p is equal to under root 2km. So this is one formula, this is the second formula, this is the third formula. ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसमें से जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको वो भी याद रखना है, कभी कभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। In the next video we will solve a problem related to cyclotron, example 4.5. See you in the next video. Very short video of example 4.5 देख लेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। That finishes the topic motion in combined electric and magnetic field.